आज सुबह जब आप उठे हैं तो क्या आप जानते हैं कि हमारी महिला खिलाड़ियों ने जंतर मंतर में खुले आसमान के नीचे 5वीं रात बिताई है। उनकी आवाज सुनना तो दूर, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके साथ खड़े होना तो दूर, यह कह रहे हैं कि तुम जो प्रदर्शन कर रही हो वो अनुशासनहीनता है। ये किसने कही मैं बतलाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे ये बात किसने कही है। मगर आज मेरा सवाल इन 3 लोगों से, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस देश के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जब हम खेल की बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इनके आंसू देखकर आप नहीं पसीजते? वो ढेरों दास्तानें जो सामने उभर कर आ रही हैं कि कम उम्र की लड़कियों पर दबाव डाला गया कि वो लोग रात को बृजभूषण सिंह के पास जाएं, कथित तौर पर। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर की है वो शॉकिंग है। वो मैं आपको कुछ देर बाद बतलाऊंगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर से कि आखिर क्या वजह है कि आप इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं? क्या भारत की बेटियों के इस दर्द से आपका दिल नहीं पसीजता? मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, याद है आपको, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर, उस वक्त ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना इन लोगों ने ट्वीट किए थे। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इंटरनेट तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है, वहां पर इंटरनेट काट दिया गया है। रिहाना ने सिर्फ इतना कहा था कि दुनिया इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रही है। तब आपको याद होगा विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत का आंतरिक मामला है, और फिर एक टूल किट तैयार हो गया था। इन चेहरों पर गौर कीजिए, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सचिन तेंदुलकर, सबने एक सुर में, एक भाषा में कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें दखल मत दो। सचिन तेंदुलकर आपकी स्क्रीन पर, India's sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। बाहरी ताकतें सिर्फ देख सकती हैं, दखल नहीं दे सकती। भारत के मामलों में सिर्फ भारतीय दखल देंगे और उसके अलावा कोई और नहीं। उसी तरह से अजय देवगन, डोंट फॉल फॉर एनी फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडियन पॉलिसीज। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे यूनाइटेड एट दिस आवर विदाउट एनी इनफाइटिंग। बाहरी प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने, अजय देवगन कह रहे थे। अक्षय कुमार, farmers constitute an extremely important part of our country and the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let's support an amicable resolution rather than paying attention to anyone creating differences. यहां पर अक्षय कुमार ये कह रहे थे कि भाई किसान इस देश का अभिन्न अंग है और उनके समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है, बाहरी लोगों पर ध्यान ना दें। और वही बात सुनील शेट्टी ने भी कही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनमें से किसी का भी मुंह साक्षी, विनेश फोगाट के लिए खुल रहा है? उन अनाम महिला पहलवानों के लिए खुल रहा है जिनका यौन उत्पीड़न किया गया था, जिन पर दबाव डाला गया था रात को सांसद महोदय के पास जाने के लिए? ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी पड़ताल नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल है दोस्तों, कुछ देर बाद बतलाने वाला हूं। मगर सबसे ज्यादा शॉकिंग है दोस्तों पीटी उषा का बयान। जी हां, भारत के इतिहास की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला पीटी उषा। उनका यह कहना है कि जिस तरह से महिला खिलाड़ी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे देश की नाक कट रही है और यह अनुशासनहीनता है। क्या दौड़ी हो आप पीटी उषा, क्या दौड़ी हो देश के असली मुद्दों से? मैं नहीं जानता हूं, मुझे अब भी याद है किस तरह से आप अपनी समस्या के लिए इसी तरह से आपने आंसू बहाए थे। आपके कुछ मुद्दे चल रहे थे, आपने आंसू बहाए थे। तब क्या हुआ था बताइए ना? तब अनुशासनहीनता नहीं थी, तब देश की नाक नहीं कट रही थी। अब चूंकि आप व्यवस्था का हिस्सा हैं तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं, क्यों? मैं चाहूंगा कि पीटी उषा पर क्या कहा है साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने, एक एक करके मैं चाहूंगा आप उनकी बात सुनिए। उनकी आंखों में आंसू है, हौसले बुलंद हैं, क्या कह रही हैं सुनते हैं। पीटी उषा से यही सवाल कर रहे हैं कि जब आपकी समस्याएं आई थी तब तो आप दहाड़े मार मार के रोई थी,
उस वक्त क्या हुआ था? क्या वो अनुशासनहीनता नहीं थी आज जब आप ये नसीहत दे रही हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जब मोदी सरकार पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने और मोदी सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता ने कहा कि अभी हमने एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की है क्योंकि हम शुरुआती जांच कर रहे हैं और जांच के बाद एफआईआर दर्ज होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो ललिता कुमारी केस था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो एफआईआर आपको त्वरित दर्ज करनी चाहिए। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। याद है आपको, राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी मुलाकात कश्मीर की कुछ औरतों से हुई थी और कश्मीर की उन औरतों ने रो रो कर उन्हें बताया था, राहुल गांधी को, पुलिस को नहीं, कि किस तरह से उनका यौन उत्पीड़न हुआ था। यह बात उन महिलाओं ने राहुल गांधी को कही थी। पुलिस राहुल गांधी के पास पहुंच गई, उनसे पूछताछ करने लगी। उन महिलाओं ने पुलिस से नहीं कहा था, और यह ना भूलें, दिल्ली पुलिस पहुंची थी राहुल गांधी के पास, जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस पहुंची थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इन लोगों ने इतने लंबे समय पहले से शिकायत की हुई है, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि इन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? क्या वजह है? राहुल गांधी के मामले में तो दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैद दिखाई दी, मगर हमारी महिला खिलाड़ी जिनमें कई नाबालिग हैं उनकी ढेरों शिकायतें हैं, दिल्ली पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हें तल्ख तेवर अपनाने पड़े, तब जाकर होश में आई दिल्ली पुलिस, मगर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं क्यों? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार बृजभूषण सिंह का बचाव कर रही है? और मैं आपको बता दूं, खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ने कितना वाहियात बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे, उनके साथ किसने बात की? मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा, उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। इनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है, जिसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। क्या वाहियात बात आप कह रहे हैं? अनुराग ठाकुर को रालोद के नेता जैन सिंह जो है आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जब एक गंभीर अपराध की चर्चा की जाती है तो वो सीआरपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के पहले शेड्यूल के अंतर्गत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उन्होंने कहा कि ललित कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और यह 2013 का मामला है, उसमें 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यह बात जैन सिंह कह रहे हैं। किसको? अनुराग ठाकुर को, जो अब शुरुआती जांच की बात कर रहे हैं। मगर मैं अनुराग ठाकुर से कुछ और पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने उनकी तमाम बातें मानी। अब मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहूंगा दोस्तों। मैं चाहूंगा आप उसकी एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि एक एक शब्द सिहरन पैदा करने वाला है। ये लोग लगातार ये शिकायतें कर रहे थे, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई दोस्तों। महिला खिलाड़ियों का डर था कि अगर उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो उस यातना को सहती रही, उस टॉर्चर को सहती रही। इसीलिए तो साक्षी मलिक की आंखों में आंसू है, इसलिए तो विनेश फोगाट की आंखों में आंसू है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये फिजियोथेरेपिस्ट, खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के फिजियोथेरेपिस्ट के बयान हैं जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और तब आपको समझ में आएगा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान कितने खोखले हैं, कितने फोके हैं। क्या कहा गया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपकी स्क्रीन पर? महिला पहलवानों को रात में बुलवाता था बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, यह पहली पंक्ति ही दोस्तों सिहरन पैदा करने वाली है। रिपोर्ट आगे क्या कहती है?
भारतीय महिला पहलवानों के यौन शोषण की कहानियां दर्दनाक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से बताया गया है कि लखनऊ कैंप में लड़कियों को रात में बृजभूषण शरण सिंह बुलवाता था। उसके लोग और ड्राइवर कैंप में रात को आते थे और लड़कियों पर दबाव डालकर उन्हें ले जाया जाता था। भाजपा के इस बाहुबली सांसद ने सत्ता का पूरा मजा लूटा। रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों? इंडियन एक्सप्रेस से फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कई कहानियों को साझा किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करते हुए 2014 में लखनऊ नेशनल कैंप में मौजूद रहे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि कैंप में कम से कम 3 जूनियर महिला पहलवानों ने बताया कि उन्हें कैसे दबाव का सामना करना पड़ा और रात में बृजभूषण से मिलने के लिए कहा गया। परमजीत मलिक ने कहा, लड़कियां अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस यौन शोषण के बारे में बताते हुए बहुत रोई थीं। वो लड़कियां लगातार रो रही थीं, दबाव डाला जा रहा था। बृजभूषण शरण सिंह के आदमी आते थे और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। ये लड़कियां कहां से आती हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। गरीब परिवारों से आती हैं। वो जानती हैं अगर वो वापस गईं तो उनका एक अंधकारमय भविष्य है, इसलिए वो खामोश रहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आगे क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। परमजीत ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन महिला कोच कुलदीप मलिक को इन सारी बातों की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडियन एक्सप्रेस ने बृजभूषण और कुलदीप मलिक का पक्ष जानने के लिए उनसे बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मौजूद नहीं हो सके। हालांकि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है और उसे साजिश बताया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि क्या बात कही थी अनुराग ठाकुर ने, जो कुछ देर पहले मैंने आपको सुनाया कि तमाम खिलाड़ियों की बातें सुनी गई, हमने एक समिति बनाई, मगर जो शिकायत यहां परमजीत मलिक कर रहा है उस पर आपने क्यों नहीं सुना? उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? सुनिए इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में क्या कहते हैं परमजीत मलिक। बहरहाल परमजीत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फरवरी 2023 में वो बृजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी कमेटी के सामने 2 बार पेश हुए। पहली बार पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से और दूसरी बार एक वीडियो कॉल में। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2014 की घटना की जानकारी जांच समिति को भी दी थी। बता दें कि खेल मंत्रालय ने सोमवार को जांच समिति के जिन प्रमुख निष्कर्षों को साझा किया वो बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषणों के आरोपों पर चुप है और सिर्फ कुश्ती महासंघ के अंदर की खामियों का उल्लेख है। इसमें तो साफ तौर पर लिखा गया दोस्तों कि परमजीत मलिक एक नहीं 2 बार निगरानी समिति के सामने हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि महिला खिलाड़ियों के साथ नाबालिग खिलाड़ियों को किस तरह से दबाव में डाला जा रहा था, रात में बुलाते थे। इन सब का जिक्र उन्होंने निगरानी समिति में किया, मगर जो रिपोर्ट आई उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं आप बताइए? क्या वजह है आपकी खामोशी की? और फिर आपने पीटी उषा को लगा दिया है अनाप शनाप बयान देने के लिए। प्रधानमंत्री जब ये खिलाड़ी मेडल्स लेकर आते हैं तो आप अपने घर में बुलाकर उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि इस वीडियो से, इस तस्वीर से आपको वोट्स मिलते हैं। आपका पूरा मीडिया आपकी तारीफ करता है जब ये खिलाड़ी मेडल्स लेकर आते हैं। अब आप 10 दिन बैंगलोर में होंगे, 10 दिन, 6 दिन में 15 रैलियां। आप बैंगलोर में 10 दिन बिता सकते हैं। आप चुनाव प्रचार मंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री तो हैं आप, प्रधानमंत्री नो डाउट, मगर आपका पूरा ध्यान चुनाव प्रचार पर है। अरे भाई आप कर्नाटक जीत जाएंगे, इतना जहर आपके पार्टी के नेता डाल रहे हैं माहौल में, जीत जाएंगे आप। हिंदू मुस्लिम फिर 2 फाड़ हो जाएगा। मगर इन महिलाओं की तो सुन लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था भाई? बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बताइए 2014 से पहले महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसे अत्याचार की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। यही बात विनेश फोगाट ने कही थी कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सोचिए इस देश की बाकी औरतें, लड़कियां जिनकी आवाज नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा होगा। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि अगर निर्भया 2013 की बजाय अगर अभी हुआ होता ना,
तो वो पांचों रिहा होने की पूरी गुंजाइश थी उनकी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे समाज में ऐसा संवाद चल पड़ता कि साहब गलती तो उसी लड़की की थी, क्यों रात को निकली थी अपने दोस्त के साथ, इस तरह की बातें होती। और उस वक्त मोदी सरकार अपनी गलती नहीं मानती कि यह सब क्या हुआ है। उस वक्त सरकार ने हमें प्रदर्शन करने का अधिकार दिया था, टीवी डिबेट्स करने का अधिकार दिया था, सरकार से सवाल करने का अधिकार दिया था, जबकि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने निर्भया के परिवार की कितनी मदद की थी। फिर भी मेरे जैसे पत्रकार, अन्य पत्रकार, कई एक्टिविस्ट जो हैं, वो लोग लगातार कांग्रेस सरकार से सवाल कर रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, निर्भया आंदोलन के दौरान कितने लोग सामने आए थे, कितने लोगों ने रोटियां सेकी उस पर, कितने लोगों ने रोटियां सेकी ना? अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, सभी लोग मैदान में उतरे थे। बिल्किस बानो के लिए कोई नहीं उतरता, महिला खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं उतरता, क्योंकि अगर उनके लिए आप मैदान में उतरेंगे, अगर कुमार विश्वास तथाकथित राष्ट्रीय कवि मैदान में उतरकर उनकी बात कहेंगे तो अगले दिन ईडी और इनकम टैक्स इनके घर में पहुंच जाएगी। ये डर है इनके मन में साहब, इसीलिए ये लोग महिला खिलाड़ियों की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी त्रासदी है, और ये त्रासदी आपके सामने हो रही है, याद रखिएगा। इस त्रासदी को लेकर आप खुश हैं, याद रखिएगा। आप तो बस प्राइम टाइम में जहरीली डिबेट्स देखिए, अपने नसों में जहर भरिए, और जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे अपना ध्यान हटा दीजिए। वो बुनियादी समस्याएं जो मुंहबाहे खड़ी हैं, और वो बुनियादी समस्या क्या है कि ये सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जो पीड़ित है उसे अपराधी बना देता है। ढेरों मिसालें हैं, कितनी बार मैं वो मिसालें आपको गिनाऊं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।